इसका अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बजट अंतरिम जरूर था, लेकिन पॉलिसी रोड मैप और फुल टाइम एक्शन की प्लानिंग इसमें पेश की गई है। 4 जातियां यानी कैटेगरी पर फोकस रहेगा। ये खास तौर पर बहुत कैटेगोरिकली कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा। उनमें गरीब, महिला, युवा और किसान बताए गए 4 जो वर्ग बताए, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस है और लगातार उनकी गवर्नेंस भी इन पर आधारित बताई जा रही। वहीं पर 4 वर्गों के अलावा 5 क्षेत्रों पर जोर दिया गया अंतरिम बजट में। इन 5 क्षेत्र में क्या है वो हम आपको एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी पर बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा तकनीक, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा और 5वां लघु और सूक्ष्म उद्योग यानी एमएसएमई इंडस्ट्री। इन 5 क्षेत्रों पर जोर देकर एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, देश को विकसित करने की बात कही गई है। इसके अलावा कमजोर तबकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की सोच भी इस बजट में रिफ्लेक्ट हुई है। अब चाहे कच्ची झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान देने की बात हो या फिर महिलाओं को लखपति बनाने की योजना हो, मोदी सरकार में एक तरह से कहें कि ये बजट अंतरिम जरूर है और खर्चों पर वोट ऑन अकाउंट जिसे कहा जाता है, लेकिन ये उससे आगे बढ़ते हुए एक विस्तृत व्यापक बजट है जिसमें पूर्व, पश्चिम से लेकर उत्तर और दक्षिण भारत की जनता को एक तरह से कहें कि चुनावी वोट का संदेश भी दिया गया है। और इस बजट से निकले इन संदेशों को ही हम समझने और विश्लेषण करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगले आधे घंटे भी इस विश्लेषण को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ अलग अलग टेक से जुड़े हुए, इकोनॉमी से जुड़े हुए और बैंकिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। तो हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं और एक एक कर जाने की कोशिश करेंगे कि बजट के क्या मायने हैं उनके लिए, क्या उनका असेसमेंट है। आप सभी का एनडीटीवी पर स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अक्सर एनडीटीवी पर आपको दिखाई पड़ते हैं। अविनाश राणा हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट होंगे। आप सभी का स्वागत। पहला सवाल राणा साहब मेरा आप ही से है। जो बैंकिंग की बात हो रही थी, अगर देखा जाए तो इस इंटरिम बजट में हालांकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन खासतौर पर जीएसटी की बात हुई है, टैक्स सिंप्लीफाई करने को लेकर के बात हुई है। टैक्स पे के अलावा फिस्कल कंसोलिडेशन की बात खास तौर पर जोर दिया गया। लग ये रहा था कि चुनावी बजट है, थोड़ा लोक लुभावन हो सकता है। जैसे 2019 में इंटरिम बजट में 5 लाख की टैक्स स्लैब को बढ़ाकर किया था पीयूष गोयल में, लेकिन इस बजट में लुभाया जरूर है, लेकिन काफी सावधानी से। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो इलेक्शन बजट है और इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट में एक लिमिटेड स्कोप रहता है कि अगले 3 महीने का आपने अकाउंट जो है उसको लेखा जोखा उसको पास करवाना है, कितना फंड है। अगर ज्यादा उस तरह की लोग लुभावन स्कीम्स में जाएंगे तो उसके लिए फंड चाहिए होगा, और फंड चाहिए होगा तो उसके लिए आपको कहीं से कहीं उसको अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज नहीं कर पाते हैं तो फिर फर्दर वो फिस्कल डिफिसिट और जो है बच्चे घाटे की ओर सरकार जाती है। तो उससे बचने के लिए, और उसने ऑलरेडी उसको 5.8 के ऊपर रखा है सीमित, अगला लक्ष्य भी 5.1 किया है। तो उस सभी तरीके से सरकार अपने जो रोड मैप में और अपने काम में उसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भाई 10 में से 9 अंक उनको दिए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने बैंकिंग कहा है, बैंकिंग का बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसको उन्होंने छेड़ा नहीं है इस बार। मुझे लगता है कि भाई पहले जो बार बार सरकारी बैंकों को निजी क्षेत्र में लाने की बात करते थे, अब वैसा नहीं है, तो इसलिए वो उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे। लेकिन उसको जो है बैंकों को और सुदृढ़ करने के लिए वो कर रहा है। लेकिन बैंकों में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। मेरा कहना है कि पब्लिक सेक्टर को सरकार पब्लिक सेक्टर की तरह अगर रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। अब पब्लिक सेक्टर से आप जो है प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करवाएंगे, टारगेट फिक्स करवाएंगे और उस तरह से वर्क फोर्स नहीं होगी, तो वो एक जो है उसमें कमी आ सकती है और कमी आती है। तो इसलिए वहां पर और जो उसको स्ट्रेंथ, स्टाफ स्ट्रेंथ जो है और उसको ऐड करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और एक विषय अगर सरकार चाहती है तो बाकी इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। मैंने कई जगह विषय रखा है कि एक तो अभी डिपॉजिट की ग्रोथ बैंकों में कम है, बहुत सारे लोग पैसा डिपॉजिट रखते नहीं। अगर सरकार एक डिपॉजिट इंश्योरेंस ले आए, क्योंकि अभी 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट जो है सिक्योर्ड है,
अगर वो डिपॉजिट इंश्योरेंस ले आती है तो बड़े जो इन्वेस्टर हैं, डिपॉजिटर है, उनकी एक चिंता खत्म हो जाएगी कि हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि हम सभी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, घर का, पर्सनल, हेल्थ, गाड़ी का। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस अगर सरकार शुरू कर देती है तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक बैंकों में पैसा नहीं रख रहे, वो पैसा और जो है डिपॉजिट बैंकों में आना शुरू हो जाएगा। तो एक ये इस प्रकार का सुझाव हमने दिया था, लेकिन हो सकता है कि अभी वो अगले बजट तक उसके बारे में कुछ सोचा जाए। जी, निश्चित रूप से। लेकिन राणा साहब, बड़ा चैलेंज आजकल जो आप बैंकिंग में जो पैसा रखने की बात कर रहे हैं, लगातार घटती जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको लेकर भी एक बड़ी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी मांग रहती है, खासतौर पर मिडिल क्लास को लेकर। और वो टैक्स छूट चाहता है, इंटरेस्ट बैंकों से कम होते जा रहे हैं। दूसरी ओर जो इन्फ्लेशन है वो भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। आपको क्या लगता है इन पैरामीटर्स पर कहाँ कुछ टिक मार्क कर पाई है निर्मला सीतारमण? देखिए, आने वाला जो बजट, फुल बजट होगा, उसमें मुझे लगता है बैंकों के बारे में, अगर डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए और सरकार को पैसा चाहिए, अब पैसा बैंक या तो कैपिटल मार्केट में जाए या सरकार उनको कैपिटल फीड करे। अभी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि 2000 के नोट उन्होंने चलन से बाहर किए और बिना किसी रोक टोक के लोगों को आप जमा करिए। आप देखिए कितना पैसा बैंकों में एज ए डिपॉजिट आ गया। एक और सुझाव है सरकार के लिए, अगर सरकार को माने, आज बैंकों में बहुत सारे एनपी हैं जिसकी रिकवरी में दिक्कत आ रही है। बहुत सारी रिकवरी हो गई है, वो सेटलमेंट में हुआ, मतलब एनसीएलटी वगैरह में जाकर, लेकिन उसके बाद भी जो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, ये लोगों के पास पैसा तो है लेकिन वो अकाउंट फ्रॉड नहीं है, मतलब उनके पास ब्लैक मनी के रूप में पैसा है। अगर सरकार कोई एक स्कीम लाती है कि आप अगर एनपीएस को क्लियर करना चाहते हैं और वो पैसा आप उसमें कैश हम एक्सेप्ट करेंगे और एक नॉमिनल उसके ऊपर टैक्स लेकर, तो मुझे लगता है कि वो जो अनअकाउंटेड मनी मार्केट से बाहर है वो भी आ जाएगा मार्केट में और एनपीए की रिकवरी भी हो जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म स्कीम इंट्रोड्यूस अगर करती है तो बैंकों का बहुत भला हो सकता है। एक बड़ी बात कह रहे हैं राणा साहब की 2 बार एक तरह से कहें नोटबंदी के बावजूद काला धन है ये, क्योंकि जो दर्शक देख भी रहे हैं उनके लिए भी बड़ी बात होगी कि सरकार कहती है कि काले धन पर खासतौर पर, और अब तो ईडी के छापे एक तरह से कहें लगातार सबसे ज्यादा देश में अगर कोई काम कर रहा है तो ईडी दिखाई पड़ती है, उसके बावजूद बैंकिंग के लिए बड़ा चैलेंज एनपीए निश्चित रूप से। उसके साथ ही साथ आप काले धन की भी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल है, आप ये बस सोचो कि पैसा जो है नहीं है, पैसा अनअकाउंटेड पड़ा हुआ है। हमारा कहना है कि अभी आप रेड करके निकाल रहे हो उनसे, वो अच्छी बात है, लेकिन जो एनपीए की रिकवरी के लिए एक स्पेशल ड्राइव चला दो ना, आपकी रिकवरी भी हो जाएगी, आपका अनअकाउंटेड जो मनी है वो भी आ जाएगा। श्याम सुंदर जी हंस रहे हैं, इसके ऊपर वो कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। ये मेरा मतलब एक सुझाव है सरकार के लिए, वो उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप सरकार को लेने की जरूरत है। जी, आप श्याम सुंदर जी का रुख कर लेते हैं, हालांकि पॉलिटिकल मामलों के जानकार हैं। आप श्याम जी, एक तरह से कहें कि हालांकि क्यों लेते हुए शुरू करेंगे राणा साहब से कि जो आपकी मुस्कुराहट थी, नोटबंदी की बात हमने रखी कि किस तरह से फिर भी उनका कहना है कि अनअकाउंटेड मनी बहुत ज़्यादा इस देश में, भले ही ओवर टाइम कर रही है ईडी, लेकिन उसके बावजूद एनपीए के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए ताकि लोग पकड़े जाएं, यहीं देश में पैसा मिल जाए, लंदन और फिर कनाडा का रुख नहीं करना पड़े, इंतजार नहीं करना पड़े कि वो लोग लौटेंगे। देखिए मनीष जी, तो आप देख रहे हो वीडियो वगैरह, जितने से छापे मारी, जितना पैसा मिल रहा है वो तो गिनती में नहीं आ रहा है, नोटों की मशीन मंगानी पड़ रही है। लेकिन देखिए बजट जो एक्चुअल में है कि इस बार का बजट तो निश्चित तौर पर बजट तो नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ये केवल रोड मैप है जो कि आपका जब जुलाई में बजट लेके आओगे किस तरह का बजट होगा। ये भी कह सकते हैं कि लोक लुभावना बजट दे सकती थी सरकार, क्योंकि 2024 का चुनाव लोकसभा का जीतता है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने वही बताने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार की लोगों को अंदर बीच में जाना चाहते हैं। जैसे आपने सही कहा कि 4 ही जाति मानी है इन्होंने, गरीब, महिला, युवा और किसान जी। इसको केंद्रीय बिंदु करके किस प्रकार से हम इसका विकास कर सकते हैं। अब देखिएगा, बार बार बात आ रही थी कि 2047 में भारत किस प्रकार का होगा, और हम
कॉरिडोर, 3 कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं रेलवे का। अभी तक हमारा राजस्थान में तो एक बनेगा, बाकी तो बन रहा है। अगर 3 कॉरिडोर बनेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कितना बड़ा बदलाव आएगा और कितने शहर विकसित हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय जब जो कॉरिडोर बनेगा और जो कुछ मिलेगा तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। अगर 40,000 डिब्बे आप भारत वंदे के बनाकर विकसित करना चाहते हैं तो उसके अंदर कितना कुछ बदलाव आएगा। आने वाला युग जो भारत का, जो कहते हैं कि किस प्रकार का भारत होगा, उसकी परिदृश्यता अब देखिएगा बार बार जो रही कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। अब देखिएगा 2 करोड़ बन गई, 3 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महिलाओं का अगर सशक्तिकरण करेंगे तो वो रोजगार देने लायक बनेंगी, वो खुद भीख नहीं मांगेगी, बल्कि एक देखिए उन्होंने देखा है कि अगर लखपति दीदी बन सकते हैं तो हम कैसे बन सकते हैं। 3 करोड़ अगर बना दी गई तो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, आप देख लीजिएगा। और देखिए 300 यूनिट अगर छतों पर बिजली का उत्पादन करने की बात आ रही है, 1 करोड़ मकानों में अगर बिजली उत्पादन के अंदर सक्षम हो जाते हैं तो परिवार को तो फायदा मिलेगा ही। लेकिन अगर अतिरिक्त बिजली भी अगर देश को मिलने लगेगी, जो कि आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो एक नया विकल्प रूप के सामने आएगा, देखिएगा। और छोटे उद्योगों को विकसित कैसे किया जाए, इस पे थोड़ा ध्यान देने की बात हो रही है, तो अच्छी बात है इसमें। देखिए, और हम किसानों की बात करें, किसानों को कह रहे हैं कि तिलहन के को हम कैसे उत्पादन बढ़ाएं, और हमारा तो राजस्थान तिलहन के मामले में बहुत आगे है। अगर सही तरीके का बीज मिल जाए, उसको सही तरीके का ज्ञान मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसको देखिए कमाई तो बढ़ेगी, साथ में देश का भी एक जो आय बढ़ने की बात आती है, किसान को विकसित। और पशुधन के मामले में, पशुधन कमजोर और गलत, अच्छे पशु नहीं मिल पाते, तो उसका उत्पादन भी कम होता है और उसकी खर्चा भी ज्यादा होता है। अगर किसानों को सही तरीके का पशुधन मिल जाए तो एक उसका खुद का भी विकास होगा और फिर हम देश को भी आय देने में संभव हो पाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिख नहीं रही है आपको। और युवाओं को अगर रोज स्टार्टअप के अंदर एक साल बढ़ाने की बात की है तो निश्चित रूप से उनको मिलेगा। हाँ, आयकर में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन आयकर में आज परिवर्तन करके कर भी क्या लेते हम, क्योंकि देखिएगा बजट किस प्रकार का लाना चाहते हैं और किस प्रकार रक्षा के संबंध में। देखिए 11% हमने अगर अधिक निवेश करने की बात की तो हाँ, रक्षा के अंदर चाहिए भी हमको। और एजुकेशन के मामले में जैसे जिस तरह से कहा है कि हमको 28% महिलाएं यदि हमारे बढ़ गई हैं तो हमारा किस तरह का व्यवहार होगा, किस तरह का जो नारी शक्ति वंदन की बात जो हो रही है कि 5 साल आगे आने वाले टाइम में जो सत्ता जिनके पास जाने वाली है, जिसकी भागीदारी बढ़ने वाली है, अगर उनका फ्यूचर बनाते हैं तो निश्चित रूप से भारत का विकास तो होगा। हाँ, बहुत निराशा इस तरह की हो सकती है कि हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भी मैं कह रहा था कि 2000 के नोटों को बंद किया या बाकी चीजों को, जो काली कमाई के अंदर कहते थे कितनी थी, लेकिन आप देखें कितने सारे जेल में बैठे और जाने की तैयारी भी हो रही है। तो इसका मतलब काले धन को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। और एक बात और है, आयकर में देखिएगा पिछले छोटे जो आयकर दाता थे उनके मामले उलझे पड़े हुए थे। अगर सुलझाने का जो प्रयास किया जा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि अगर वो सुलझ जाएंगे तो 1 करोड़ लोगों को अगर फायदा मिल जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें दिखता नहीं। लेकिन हाँ, सीतारमण ने सही कहा कि हम तो अपना रोड मैप प्रस्तुत कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जब हम प्रस्तुत करेंगे तो बदलाव आएगा। ये एक रोड मैप ही है और लॉन्ग टर्म रोड मैप इस पे दिखाई पड़ा है। डॉक्टर रवि आर कुमार शेयर मार्केट के एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त पर। रवि जी, बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। बात आप ही के डोमेन से शुरू करते हैं, शेयर मार्केट से। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म इस बजट को लेकर दिखाई पड़ा नहीं शेयर बाजार में। हालांकि बजट से पहले, जब बजट स्पीच पढ़ा जाना था उससे पहले थोड़ा सा बढ़ोतरी पर था, लेकिन बजट खत्म होते और जब मार्केट खत्म हुआ तो नीचे ही जाकर खत्म हुआ। एक 2019 की भी बात करेंगे तो उस वक्त के इंटरिम बजट में भी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली नहीं थी। क्या, क्योंकि अक्सर नज़र रहती है, मीडिया की भी नज़र रहती है, आपके विषय, आप तो बिल्कुल उस मार्केट से जुड़े ही रहते हैं, क्या संदेश इसके माने जाए कि शेयर मार्केट को रास नहीं आया, ये माना जाए, या फिर उसको वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाया शेयर मार्केट में लोगों को कि क्या ये बजट देना चाहता है? मनीष जी, सबसे पहले
जहां तक शेयर मार्केट से पहले हम बात करेंगे, ये बजट चुनावी बजट बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को भी ऐसा अनुभव लगा था कि शेयर मार्केट में रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा है, और रिटेल ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ टैक्स में छूट मिले। जैसे कुछ लोगों का था कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, और ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये चुनावी बजट है तो इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी इस बजट में नहीं हुआ। दूसरी बात रही कि अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट कुछ एक दिन दो दिन शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मार्केट हम एक बड़े विजन के साथ लेके चलें। जैसे इस बजट की बात करें, इस बजट में अगर इंस्टेंट प्रॉफिट की बात की जाए तो इंस्टेंट प्रॉफिट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, अगर देश का शिक्षा का स्तर बदलेगा, स्वास्थ्य का स्तर बदलेगा, और निर्मला सीतारमण जी ने 4 वर्गों की बात कही, जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है, तो अगर इन सब वर्गों का स्तर बदलेगा तो हमारे देश का भी स्तर बदलेगा। खासकर राजस्थान प्रदेश की बात की जाए तो पहले भी यहाँ पे लाभार्थी थे जिनको कि अन्न मिल रहा था। 80 करोड़ लाभार्थी में राजस्थान से भी हैं, और आयुष्मान भारत में राजस्थान का बहुत बड़ा नंबर है। तो शेयर मार्केट को इंस्टेंट जो रिएक्शन देखना था, और उन्हें लगा कि इंस्टेंटली कुछ ऐसा होगा कि टैक्स स्लैब में छूट मिल गया, एलटीजी या एसटीजी में कोई चेंजेस होगा। ऐसा ना तो लॉन्ग टर्म में कोई शॉर्ट कैपिटल गेन में कोई टैक्स छूट मिला, ना तो शॉर्ट टर्म में। सरकार बिल्कुल साफ है कि हम अपने चीजों को लंबा लेके चलेंगे। इससे पहले बजट बहुत तरह के हुआ था, रेल बजट को भी इन्होंने एक ही बजट में कर दिया। तो शेयर मार्केट का जो आप देख रहे हैं, और इस पे एक और हुआ कि रात में जो पेटीएम का न्यूज आया, पेटीएम के न्यूज की वजह से मार्केट को एक बहुत झटका लगा कि पेटीएम को बैन किया गया, उसका 20% तक प्लंज कर गया जी पेटीएम। जी जी, बहुत चीजों का इम्पैक्ट रहा मार्केट पे, इसलिए मार्केट साइडवेज रिएक्ट कर रही है। तो मार्केट अपने गति से चल रही है। मार्केट इंस्टेंटली बहुत ऊपर और बहुत नीचे नहीं जाती है। वो रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर करते हैं। नहीं, लेकिन रवि जी एक बड़ा सवाल तो ये जरूर है कि सेक्टर स्पेसिफिक तो गेन देखने को मिलता है। जिस तरह से अगर बात कीजिए, रेलवे की बड़ी डिटेल में बात हुई है, कॉरिडोर बनाने को लेकर के बात हुई है। वहीं पर अगर आप सेक्टर सोलर की बात करें तो सोलर पर खासा जोर दिया गया है। तो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग की बात आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात देख लीजिए, तो ये कुछ सेक्टर्स तो हैं जिनको क्लियर कट मैसेजिंग है इस बजट में। सर, अभी बजट पास हुआ गया, कैसे एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे वर्क करेगा। अगर मार्केट की बात की जाए, 2019 में शेयर मार्केट हमारा 11 और 12 हजार पे ट्रेवल कर रहा था, और आज 21,500 पे ट्रेवल कर रहा है। तो मार्केट का ग्रोथ एक दिन का नहीं है। मार्केट का अगर निफ्टी का ग्रोथ देखेंगे तो निफ्टी का ग्रोथ स्लो पेस में चलता है। तो सेक्टर स्पेसिफिक रिटेलर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। प्रोफेशनल पहले सोचेंगे, समझेंगे, उस पॉलिसी को पढ़ेंगे, उसके बाद उनको पैसा लगाना है, विड्रॉ करना, उसके अकॉर्डिंग वो लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, उसके बाद वो सोचते हैं। जी जी। अविनाश, अश्विनी राणा जी का रुख करेंगे वापस एक बार फिर। राणा साहब, आपकी समझ में बहुत बजट आपने देखे होंगे निश्चित रूप से, और एनालाइज किया है आपने। थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं समझना ही चाह रहा हूं इस बजट को आपके नजरिए से, कि क्या इसमें इसे कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जब चुनाव आता है, कोई भी सरकार जरूर कहे कि हम लोक लुभावन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सटल मैसेजिंग होती है। 2 महीने पहले बजट आ रहा है चुनाव के, तो निश्चित रूप से वो ध्यान में रहता है कि आपको चुनाव में जाना है, और इस तरह की कोई कड़ाई सख्ती नहीं कर सकते हैं कि जिससे लोग नाराज हो जाएं। भले ही आप कुछ उनको बहुत ज्यादा किसी तरह के लुभावन योजनाओं की या फ्रीबीज की घोषणा नहीं करें। मेरा आपसे सवाल है कि क्या सरकार ने, वित्त मंत्री ने इस बजट में लोगों को कुछ रोड मैप दिखाते हुए, महिला और किसान, युवा और गरीब की बात हुई है, उनको कुछ रोड मैप दिखाते हुए एक फिस्कल प्रूडेंस की भी बात की है, मगर लोक लुभावन भी है, मगर सावधानी से उसे पेश किया गया। आपको क्या लगता है इसे लेकर? नहीं, बिल्कुल वो है ही। और इस सरकार का कहें या मोदी जी का जो वर्किंग है, अगर आप उसको देखें तो वो कुछ भी रिपीट नहीं करते, हर बार कुछ नया करना चाहते हैं। तो इस बार भी हालांकि इलेक्शन में वो जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मेरे लिए 24 का इलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो 24 साल के बाद की 2047 की रूपरेखा बना के वो चल रहे हैं, देश को उस विकास की और विकसित भारत बनाने की और जो रास्ता है, उसके हिसाब से सभी वर्गों को उनका जो सामूहिक विकास जो है होगा, तभी जो है एक विकसित भारत बनेगा। तो इसलिए आज इस बजट में इन लोगों को कुछ देने की कोशिश सरकार ने की है।
लेकिन एक्चुअली बजट जो है, असली जो पूरा खाका है, वो तो जुलाई में आएगा। और वो रोड मैप वो भी उसी 2047 के लिए होगा। मतलब वो बजट तो एक साल के लिए होगा, लेकिन जो योजनाएं हैं वो उनकी प्लानिंग जो है वो लंबे समय के लिए है। तो यहाँ पर भी जो चाहे सोलर पैनल की बात की गई हो या रेलवे का इंटीग्रेटेड ट्रैक की बात की गई हो, तो सारी जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म उसके साथ साथ हो रही हैं। और उसके साथ साथ इन पर्टिकुलर वर्गों को कहें आप, उनको सशक्तिकरण करके उनको कुछ देने की कोशिश, बहुत कुछ करने के लिए। अगर आप कहें, अभी आप देखें तो इस बार के बजट में सबसे ज्यादा जो वो पैसा अलॉट किया गया वो डिफेंस के लिए किया गया। कारण क्या है कि डिफेंस सेक्टर इस देश के लिए सुरक्षा की बात तो है ही है। सुरक्षा के हिसाब से भी हमें अगर वर्ल्ड पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो दिखाना है। उसके साथ साथ लेकिन जो उसके अंदर देश में स्वदेशी उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है। पहले हम सामान खरीदते, आज हम बेच रहे हैं, तो उसको और प्रमोट करने के लिए और पैसा जो है अलॉट किया गया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई, अब क्या होता है कि भाई एक आम जो आदमी है, मैं भी हूं, आप भी है, हमें लगता है कि मुझे क्या मिला, मुझे टैक्स में कुछ बेनिफिट मिला, मुझे किसी चीज का बेनिफिट। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर पूरे देश का ओवरऑल अगर विकास होगा, एक बड़ा केक जैसे कह सकते हैं, अगर वो बनता है तो उसमें से मेरा शेयर भी होगा। अगर सड़क का डेवलप होगा, रेलवे का डेवलप होगा, तो उसका लाभ मुझे भी होगा। उससे कारण रोजगार भी उत्पन्न होंगे और मैं भी एक अच्छी सुविधा जो है वो पा सकूंगा। तो वो भी सोच जो है, वो एक पिक्चर जो है सरकार ने बजट के थ्रू, सीतारमण जी के थ्रू सरकार ने दिखाने की कोशिश की है कि इलेक्शन तो है, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ हमें फ्री वीज की जैसे बात लोग बाकी कर रहे थे। लोगों को लगता है अरे फ्री वीज को भी अगर आप देंगे तो वो कहीं से तो फंड्स को एलोकेट किया जाएगा, और वो फंड जो है लोगों को डेवलपमेंट में लगकर वो सब लोगों के और वो फंड्स कहां से आ सकते हैं, उसके लिए भी मोदी सरकार लगातार ऑप्शन तलाशती रहती है। और इस बजट में वो दिखाई पड़ा है ब्लू इकोनॉमी, समंदर के जरिए कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है इसे एक अपने आप में इकोनॉमी खड़ा करके एक बड़ा इसे इनकम का सोर्स बनाया जाए। अब लास्ट में, अंतिम में 30 सेकंड में मैं जानना चाहूंगा श्याम सुंदर जी आपसे, सर्वांगीण, सर्वसमावेशी, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, लखपति दीदी, महिला, युवा, किसान, आपको क्या लगता है पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक, कोस्टल एरियाज की बात, फिशिंग की बात, ब्लू इकोनॉमी की बात, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक एक तरह से सियासी संदेश भी है चुनाव से पहले साफ इस बजट के जरिए, संक्षिप्त में? श्याम जी आवाज अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए मनीष जी, जब हम समुद्र में मछली उत्पादन को बढ़ा करके अगर 55 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, एक लाख करोड़ का निर्यात बढ़ा सकते हैं, तो एक विजन खोलने वाली बात है। जब आपके पास सब कुछ है, उसका उपयोग कैसे कर सकते हो? तो उपयोग अगर सही तरीके से करेंगे तो भारत को, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो इसमें जैसे ढांचागत विकास होगा तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हम वो नहीं करना चाहते थे, पहले केवल बांट दो फ्री में, लेकिन हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, लेकिन हमने गरीब लोगों को जिस प्रकार जो मैं देख रहा था अभी उसमें कि हमने कितना पैसा दिया है, 40 लाख करोड़ दिया है, और उसमें हमने बचत कर ली। अगर बचत कर लेते हैं तो हम सब कुछ करने के बाद भी, अगर देखिए मैं देख रहा था महिला समूह के माध्यम से अगर हम लोन देकर के अगर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विकास की दृष्टि से कुछ करना चाहते हैं तो एक अच्छा विजन मानना चाहना चाहिए। और 2047 में हमारा भारत किस प्रकार का होगा, अगर आज से हम सोचेंगे नहीं तो आने वाले समय में फिर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए दूरगामी परिणाम किस प्रकार से मिले, उसके ऊपर किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से खर्चा हो, हमने जो कहा है उसको किस प्रकार से निभाएं, इस पे हमको सही तरीके से कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। और हम जो कुछ कह रहे हैं वादा, समय रहते हुए अगर सब कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल वही विजन चाहिए जो तीसरी बड़ी इकॉनमी और 2047 तक विकसित भारत की बात उसका रोड मैप पेश करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, श्याम सुंदर जी आपका, और डॉक्टर कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।